नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने लगातार 6 बार छठा बजट पेश किया है। आज देश का बजट पेश हुआ है। मोदी सरकार का यह आखिरी बजट था। 10 वर्ष हो गए हैं, चूंकि ये अब इसके बाद चुनाव पर जाएंगे और ऐसा माना जाता था कि ये जनता को लोक लुभावन बजट होगा, लेकिन यह बजट इस देश की नींव मजबूत करने के लिए, रीढ़ मजबूत करने के लिए माना जाता है। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अपने पिछले 10 सालों का उपलब्धियों को भी इसमें रखा गया है। हालांकि बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को हमारे चैनल हेड श्री ललित शास्त्री जी से विशेष वक्तव्य के तहत समझते हैं कि ये बजट कैसा है, जनता के लिए कितना अच्छा होगा। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन पब्लिक टीवी चैनल पर। हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बजट में कोई खास वही 7 लाख रुपए की राशि है जो इनकम टैक्स की थी, और लेकिन कंक्रीट योजनाएं जो आज बजट में रखा गया है कि देश में मेट्रो से लेके हवाई सफर से लेके देश के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने बहुत सारे काम किए गए हैं। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है हमारे दर्शकों के लिए? शिशिर जी, इस बजट की पहली प्रतिक्रिया तो आपने अपने इन शब्दों में शुरुआती सब कुछ कह ही दिया है। देखिए, ये बजट जो है, इसमें पहली चीज़ कोई नई बात, क्योंकि ये चुनाव को दृष्टि में रखते हुए बनाया गया है और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पर इस बजट का जो हाई वाटर मार्क है, इसकी जो अपनी ऊंचाइयों को ये छूता है, क्योंकि इस बजट में ये दर्शाया गया है कि जो मोदी सरकार है, 10 साल पूरे हो रहे हैं, चुनाव आने वाला है, तो ये बजट दर्शाता है कौन सी दिशा सरकार ने ली 10 साल में और आगे आने वाले वर्षों में किस दिशा में देश को आगे ले जाना है। ये बजट बहुत अच्छे ढंग से परिलक्षित करता है। अब आप ध्यान से अगर इस बजट को देखिए, तो एक तो इसमें जो डेफिसिट है वो जीडीपी का 5.8% पे पैक किया गया है, जो कि एक बहुत ही अर्थशास्त्री की दृष्टि से, आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो एक भारत बड़ा सशक्त आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र है, और 5.8% ऑफ जीडीपी जो अगर डेफिसिट है तो ये नहीं के बराबर है। हाँ, मार्केट बोरोइंग्स का इसमें प्रावधान है 14 लाख करोड़ तक का। पर अगर इस बजट की जो सेलिएंट फीचर्स कहे जाते हैं, मुख्य बातें, अगर उसकी तरफ हम ध्यान दें तो इस बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर जी, इस पे बहुत विशेष ध्यान दिया गया है जी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दिया गया है बजट में, और साथ ही साथ एमएसएमई जिनको कहते हैं, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और एक बहुत विशेष एक फैसला लिया है सरकार ने, जो कि सनशाइन सेक्टर, जिसको अपन न्यू टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब न्यू टेक्नोलॉजी में डिफेंस आ जाता है, स्पेस रिसर्च आ जाती है, और लीडिंग एरियाज ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट की जो हैं, तो उसमें इंटरप्राइज को और इंडस्ट्री को रिसर्च में और आगे बढ़ने के लिए एक लोन का प्रावधान किया गया है, शायद करीब 1 लाख करोड़ का लोन। और ये लोन जो है ये 50 साल के लिए होगा और इंटरेस्ट फ्री होगा जी। हाँ, मैंने कुछ लोगों से जो स्टार्टअप्स से जुड़े हैं और बहुत बढ़िया ग्लोबली रिकग्निशन जिनको मिल रहा है, मेरी उनसे बात हुई सुबह सुबह, तो उन्होंने कहा कि इसमें एक गुंजाइश थी, अभी भी अगर सुधार किया जा सके तो ये लोन ना माना जाए, ये इक्विटी पार्टिसिपेशन हो जाना चाहिए जी। तो इससे और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगा सनशाइन सेक्टर को। और क्योंकि जैसे अगर डिफेंस में और स्पेस प्रोग्राम में, और ये डिफेंस और स्पेस का जो रिसर्च होती है ये ऑल इनकम्पैसिंग हो जाती है जी। स्पेस की रिसर्च आप देखिए, अगर रडार टेक्नोलॉजी की रिसर्च, तो वो तो सिर्फ स्पेस प्रोग्राम में हमें चंद्रमा पे ले जाकर रॉकेट उतारने तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे डिफेंस में काम आती है, एग्रीकल्चर में काम आती है, ओशनोग्राफी में काम आती है, और मैपिंग में आती है, माइनिंग में काम आती है, हर एरिया में काम आती है, और बड़ा चौमुखी विकास होता है। और जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो सिमिलरली जो डिफेंस में साइंस और टेक्नोलॉजी का जो रोल होता है, वो उसके बड़े स्पायरलिंग इफेक्ट होते हैं अक्रॉस द बोर्ड। हमारे जितने भी प्रोग्रेस, और एविएशन सेक्टर में बहुत हो रहा है, और भारत
पिछले 10 साल में जी इस तेज़ी से जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं और जो बड़ी सशक्त जिनकी अर्थव्यवस्था है, जिन राष्ट्रों की, उनकी प्रथम पंक्ति में खड़ा हो गया है। हम सिर्फ लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में नहीं हैं, हम रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत आगे आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर की इंडस्ट्री इंडिया में आ जाए और वो अपना पूरी टेक्नोलॉजी लेके आ जाए। टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप हो रही है। बिल्कुल। अब एग्रीकल्चर की बात करी, जी उसके साथ ही साथ बायोफ्यूल की बात हो रही है जी और क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो इंडिया जो है ये एक लीडिंग कंट्री बन जाएगा जहाँ तक क्लीन एनर्जी की बात। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो प्रोग्राम है, इस बजट में उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं, और उनके चार्जिंग स्टेशंस, तो उनके चार्जिंग स्टेशंस पे ध्यान दिया जा रहा है। एविएशन की बात करी तो पिछले 10 साल में हमारा जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या डबल हो गई है। तो जितनी 60 साल में हुई और 70 साल में उसकी डबल हो गई। तो ये बहुत ध्यान देने, 149 एयरपोर्ट्स देश में। तो एविएशन सेक्टर पे ध्यान देना, रोड्स पे ध्यान देना, मेट्रोस के ऊपर, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जब विशेष ध्यान दिया जाएगा तो बजट में एक फोकस है कि ये जॉब क्रिएट करेगा रूरल एरियाज में। ये एक ऐसा एरिया है, देखिए हमने जॉब गारंटी प्रोग्राम शुरू किए। तो जॉब गारंटी प्रोग्राम एक तरह का मेरे दृष्टि से स्मॉल टाइम, बहुत शॉर्ट टर्म, और उससे कोई हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होता। पर अगर हम एग्रीकल्चर को, प्रोडक्टिविटी को ध्यान देंगे, और प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेशन, थ्रू रिसर्च, थ्रू टेक्नोलॉजी, और उससे जब हम जॉब क्रिएट करेंगे, और जो जॉब्स क्रिएट करेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर में एंड प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना, वैल्यू एडिशन की तरफ ध्यान देना। बहुत चलता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें बहुत सारी आवश्यकताएं आ जाती हैं। वेयर हाउस की आती है, फिर जो टेम्परेचर कंट्रोल के साथ ट्रांसपोर्टेशन, प्रिजर्वेशन, इस पे बहुत बातें हुई, काम बहुत नहीं के बराबर हुआ। मोदी जी ने बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया था, पर एक आप सब सारा देश जानता है कि किस तरह से उस पर राजनीति की गई और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को वहीं पर रोक देने की कोशिश की गई और ढर्रे पे चलने की कोशिश की गई। और ये एक तरह की साजिश थी इस देश के खिलाफ, और साजिश ये थी कि कोई ऐसी पहल, ऐसे रिफॉर्म्स ना हो जाएं कि देश एक तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे, उस पर रोड़े लगाए गए। कहीं ना कहीं ललित जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज सदन गौरवान्वित महसूस कर रहा था जब 10 साल के अपने लेखे जोखे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब ये कहा कि हम विश्व की वो ताकत बन गए हैं जो रक्षा मामलों में अभी तक हम डिपेंड रहते थे, आज हम खुद के प्लेन बना रहे हैं, खुद के रॉकेट बना रहे हैं, हम चंद्रयान तक पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा हम जितने भी अमेरिका हो या जापान हो या चाइना हो या रसिया हो, इनसे बहुत आगे निकलकर हम अपने खुद के, मतलब विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे यहाँ बढ़ रहा है क्योंकि हम दूसरों को सर्व कर रहे हैं। एक चीज़ और उन्होंने कही थी कि हम आने वाले 1947 जो हम आज़ादी का वक्त बताते हैं, अब हम जब 2047 में आएंगे तब हम विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति की ओर अपने आप को पाएंगे और विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सोलर पैनल हो, ईवी हो, दूसरे देश सिर्फ कह रहे थे, मोदी जी ने कर दिखाया? ये आपने बहुत एक प्रमुख मुद्दा उठाया है, और इसको मैं एक करंट एक न्यूज़ के साथ जोड़ना चाहूँगा। जो आपने कहा ना, डिफेंस सेक्टर, अब देश इतना बलशाली हो गया है कि वो अपने निर्णय लेता है और दूसरों के द्वारा बाध्य नहीं होते उसके निर्णय। अभी कल ही, ये भी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है क्योंकि वो समाचार को प्रमुखता से, और उसकी जो भाषा है वो ऐसी थी जैसे लग रहा था कि कोई देश का दुश्मन लिख रहा है, और वो है द वायर में समाचार छपा। और समाचार ये था कि कोई खालिस्तानी टेररिस्ट, बात चली कि इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और यहाँ के कोई फंक्शनरीज इन्वॉल्व हैं जो उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं अमेरिका में। तो उसके ऊपर ये आया कि अमेरिका की कांग्रेस में एक
प्रपोजल क्लियर नहीं हो सकता कि इंडिया के डिफेंस की नीड्स को के लिए एक ऑर्डर है ड्रोन्स खरीदने का, तो वो क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। तो मेरा सवाल उठता है, अब वो समय गया। अगर हम ड्रोन अमेरिका से खरीदने का आदेश देता है भारत, बोइंग्स के लिए दिया अब तक का सबसे बड़ा आदेश ऑर्डर दिया, तो देखिए जब भारत ऑर्डर देता है तो दो बातें हैं, एक भारत की अर्थव्यवस्था, और भारत इतना शक्तिशाली देश है कि आपको ऑर्डर देता है कि आप हमें ये प्रोवाइड करिए। अब अगर वो कहें कि हमें ड्रोन नहीं देने, तो भारत खुद ड्रोन बना लेगा और सारी दुनिया को देगा वो वाले। तो आपकी तो हम अर्थव्यवस्था, आपके जॉब्स चलते रहें, इसका हम ध्यान रखते हैं। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इतना बड़ा ऑर्डर पहले कभी नहीं आया, हमारे देश में रोजगार डेवलप होंगे। पर वो मैंने समाचार कल ही पढ़ा तो ऐसा लगा कि जैसे वो बड़े प्रफुल्लित हैं लिखते वक्त कि ऐसा भी हो रहा है, और मोदी सरकार कटघरे में है कि अमेरिका ने फैसला ले लिया है, और फैसला ले लिया है या लेने जा रहा है कि हम ड्रोन सप्लाई नहीं करेंगे आपको डिफेंस नीड्स को लिए। मत करो भाई, हमारी यहाँ इतनी शक्ति है, इतना हम एडवांस कर गए हैं कि, और यही बजट में भी परिलक्षित हो रहा है। और जो स्पेशली उन्होंने जो सनशाइन सेक्टर को सपोर्ट करने की बात करी है, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल, जिस तरीके से मोदी जी का विजन है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल तक चलाया है, मुझे लगता है कि वह एक बहुत मजबूत आधार स्तंभ आने वाली पीढ़ियों के लिए साबित होगा, क्योंकि हम पर्यावरण क्षेत्र हो या डिफेंस का क्षेत्र हो या हमारी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, मेट्रो का क्षेत्र हो, एविएशन का क्षेत्र हो, हम हवाई सफ़र के साथ साथ, मेट्रो के साथ साथ अभी इतने बड़े बड़े पुल जो विश्व में कहीं नहीं बने थे, वो पुल भी, अटल सेतु पुल जिस तरीके से उसका आज जिक्र किया। जी, आपने पुल और सड़कों की और इन सेक्टर जो ट्रांस सेक्टर की बात करी, मुझे एक वाकया याद आ जाता है। मध्य प्रदेश में तब 10 साल तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, और मैं पत्रकार की हैसियत से जगह जगह जाना होता था, बाई रोड जाना होता था। इतनी बुरी रोड मेरे को अब सपने में भी ना दिखें, मैं ये सोचता हूँ। तो एक बार तो मैंने उनसे कहा था, मेरा दुर्भाग्य है कि हम आपके राज्य में, इस राज्य में रह रहे हैं जहाँ सड़कों की ये दुर्दशा है। और वो तब का समय था, अब का समय है, और आप द्रुत गति से देश के किसी भी कोने से किसी कोने में चले जाएं, और जिस तेजी से आप सफर कर सकते हैं, उसी तेजी से विकास हो रहा है और देश प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। आपने देखा, ये हमारा प्रयास है हमारे दर्शकों को ये बताने का कि विकास के राह पर एशियन पब्लिक टीवी सरकार की हर उन योजनाओं के साथ खड़ा है जो जनता के हित में है। और इस बजट से मुझे ऐसा लगता है कि देश को एक मजबूती मिलेगी। देश विश्व के प्रथम पंक्ति, जैसा ललित जी ने कहा कि विश्व की प्रथम पंक्ति पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, और यह आगे बढ़ेगा निरंतर। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे अनुमति दीजिए। ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।